नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन बुलेटिन में प्रमुख तौर पर बात होगी यास तूफान के खतरे की, क्योंकि तूफान का खतरा बंगाल और ओडिशा पर मंडराने लगा है। तेजी से पांव पसारते ब्लैक फंगस की भी अपडेट आपको देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कैसे इसकी दवा की किल्लत से मामला गंभीर होता जा रहा है। और साथ ही आपको दिखाएंगे जबलपुर की एक लाइव तस्वीर, कैसे पुलिस ने नाटकीय अंदाज में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले वांटेड आरोपी को धर दबोचा। लेकिन शुरुआत करेंगे यास तूफान के खतरे की। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान कल ओडिशा के तट से टकराने वाला है। इसका ट्रेलर ओडिशा में दिखने लगा है। ओडिशा के पाराद्वीप में रुक रुक कर इस वक्त बारिश हो रही है। तूफान आने से पहले ओडिशा सरकार ने इससे निपटने के उपाय भी तेज कर दिए हैं। खतरे वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा और इससे सबसे अधिकतम रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये उत्तरी ओडिशा में बालासोर के पास टकराएगा। ये तूफान से पहले की शांति है। ऊपर से समंदर शांत दिख रहा है, लेकिन बड़ी हलचल आने वाली है। अरब सागर में ताउते तूफान को गुजरे अभी कुछ ही दिन बीते हैं और अब बंगाल की खाड़ी में यास नाम के बवंडर की एंट्री हो रही है। आशंका है कि बंगाल की खाड़ी में उठा हवा का बवंडर अगले 24 घंटों में गंभीर साइक्लोन में बदल जाएगा। इस तूफान के 26 तारीख को किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने की आशंका है। उड़ीसा के भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगत सिंहपुर और मयूरभंज तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में असर देखा जाएगा। इसका असर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटों पर भी दिखेगा। इस तूफान की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। तूफान के दौरान 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके 155 से 165 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने का अंदेशा भी जताया है। इस साइक्लोन का असर 25 मई से ही पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दिखने लग जाएगा। इन इलाकों में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर समुद्र में तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरें उठेंगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे हवाओं के दबाव से फिलहाल यही आशंका है। ओडिशा के पारादीप से बंगाल के सागर आइलैंड के बीच तूफान तट से टकरा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर ओडिशा और बंगाल की सीमा पर हो सकता है। तूफान से प्रभावित होने वाली सभी राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। तट के पास से आबादी को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ ने 150 से ज्यादा टीमों की तैनाती की है। 50 टीमों को रिजर्व रखा गया है। तूफान की चपेट में आने वाले पेड़ हटाने के लिए 35 टीमें तैनात हैं। हवाई मार्ग से टीमों को लाया गया है। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के माध्यम से एयरलिफ्टिंग की गई है। गुवाहाटी से, पुणे से एवं जामनगर, गुजरात से ये टीमें पहुंचकर उड़ीसा में ड्यूटी करेंगी। वायुसेना ने एनडीआरएफ की टीमों को एयरलिफ्ट किया है, जो अब कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर समेत दूसरे इलाकों में तैनात की गई हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 11 ट्रांसपोर्ट विमान और 24 हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार रखे गए हैं। मौसम विभाग के तूफानी अलर्ट के बाद भारतीय रेल ने नई दिल्ली से पुरी और भुवनेश्वर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस वक्त यास तूफान पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त दीघा से जुड़ गए हैं। बालासोर से हमारे संवाददाता कमलजीत संधू जुड़ गए हैं। सबसे पहले बालासोर का रुख करेंगे। कमलजीत,
अनुपम का रुख करेंगे सबसे पहले। अनुपम, जिस तरीके से अब यास तूफान का खतरा मंडराने लगा है, क्या दीघा में भी इसकी आहट सुनाई देने लगी है? जी बिल्कुल, वाकई में क्या परिस्थितियां दीघा में हैं वो मैं आपको सीधे दिखाता हूं। जो समुद्र की हालत है, कंडीशन है, वो है कि थोड़ा सा रफ होकर रखा है। यहां पर आमतौर पर अमूमन शांत समुद्र रहता है, लेकिन जो अभी स्थिति है, लहरें थोड़ी ऊंची उठ रही हैं और तेजी से जो है किनारों पर आ रही हैं। और ये जो कंडीशन है, इसे रफ कंडीशन कहा जा रहा है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चढ़ेगा, शाम तक ये जो स्थितियां हैं और ज्यादा प्रभावी होनी शुरू हो जाएंगी। तूफान का असर और ज्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि अभी तूफान लगभग 500-550 किलोमीटर दूर है दीघा से, और ये इसी तरफ आ रहा है। दीघा बालासोर, जहां पर बताया जा रहा है कि ये लैंडफॉल हो सकता है, वहां से दीघा की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में जो विंड स्पीड है, जब लैंडफॉल होगा कल सुबह के बाद से, जो विंड स्पीड हवाओं की तेजी रहेगी वो 185 किलोमीटर अधिकतम तक हो सकती है, जो काफी खतरनाक है। लेकिन अभी जो हवाएं हैं वो बहुत कम चल रही हैं, बहुत ज्यादा तेज हवाएं नहीं चल रही हैं। बारिश की अगर हम बात करें, बारिश का भी फोरकास्ट प्रेडिक्शन है कि भारी से अति भारी बारिश होगी। कल दोपहर से ही बारिश शुरू हो चुकी है, बीच बीच में बारिश हो रही है, फिर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अभी इस वक्त आधा घंटा पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अभी हल्की सी रोशनी भी हमें दिखाई पड़ रही है, बादल छट गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले आधे घंटे बाद बारिश नहीं होगी, क्योंकि अगर हम दूर में देखें, आसमान की ओर देखें, तो बादल जरूर दिखाई पड़ रहे हैं और ये स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेंगी। दोपहर बाद से बारिश की आशंका जताई जा रही है और 25 तारीख दोपहर बाद से 26 तारीख तक दक्षिण 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर जहां पर मैं हूं, और उड़ीसा का जो उत्तरी हिस्सा है, जो तटीय हिस्सा है, वहां पर भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। साथ ही अनुपम, पीछे की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से इस वक्त समुद्र उफान पर है। कुछ लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं, क्या एहतियातन लोगों को वहां से हटाया नहीं गया अभी तक? जब लोगों को हटा दिया गया है, लेकिन जो मानवीय प्रवृत्तियां होती हैं एडवेंचरस लोगों की, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं, हालांकि लॉकडाउन है जिसकी वजह से टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है। कुछ लोकल लोग जरूर आ रहे हैं जिनको हटाने की कोशिश हो रही है। सिविल डिफेंस की ओर से भी लोग यहाँ पर बीच बीच में आकर जो भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए, उनको हटा रहे हैं। हालांकि इस तरह की ये जो बीच है, ये काफी भीड़ भाड़ वाला बीच है, वैसी स्थिति बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। लगभग सन्नाटा सा है, लेकिन कुछ जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वो जो लहरें हैं, इस तरह की लहरें कम देखने को मिलती हैं, इस वजह से यहाँ पर जरूर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई है, सिविल डिफेंस की टीम भी है और पेट्रोलिंग भी हो रही है। तो लोगों को अंदर या समुद्र में नहाने से तो बिल्कुल रोक दिया गया है, नहीं जाने दिया जा रहा। और जो कंडीशन है, मैं दिखाऊंगा समुद्र की कंडीशन। ये जो स्थितियां हैं, ये नहाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी पूरी तरह से अपने उफान पर है समुद्र। लहरें काफी ऊंची उठ रही हैं, कम से कम 3 से 4 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, और जो अंदाजा लगाया गया है कल तक ये 10 से 12 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। तो ऐसे में समुद्र में जाने लायक स्थितियां नहीं है, पहले से ही मना कर दिया गया है। और जो कच्चे घर हैं तटीय इलाकों में, उनको पहले से ही शिफ्ट कर दिया गया है ऊंची और सेफ जगहों पर, जो साइक्लोन सेंटर बोलते हैं। देखिए, अभी एक पुलिस की एक और टीम यहाँ पर आ रही है। लगातार पुलिस यहाँ पर गश्त भी लगा रही है, देख रही है लोग किनारे पर हैं कि नहीं है। अगर कोई किनारे पर है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तटबंध बना हुआ है यहाँ, उसके उस पार किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अनाउंसमेंट भी धीरे धीरे दूसरे इलाकों में, दूसरी जगहों पर हर जगह किया जा रहा है। और ये पुलिस की जो गश्त की टीम है, टुकड़ी है, वो लगातार यहाँ पर गश्त लगा रही है। आप भी अनुपम उचित दूरी बनाए रखिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि लगता है कि तूफान का खतरा कुछ ही घंटों में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये खतरों का दौर है, क्योंकि कोरोना महामारी से हम पहले ही लड़ रहे हैं। इस बीच ताउते तूफान गुजर चुका है, अब यास तूफान की बारी है। लेकिन इस सबके बीच एक नया खतरा ब्लैक फंगस का सामने आया, जिसके मामले लगातार चिंता का सबब बने हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि कोरोना की तरह इसके भी नए नए रूप यानी कि वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। विकराल हो रहा है ब्लैक फंगस। दिल्ली ने पहले कोरोना की लहर देखी और अब ब्लैक फंगस का खतरा।
दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 500 से ज्यादा हो गई है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की दिल्ली में भारी कमी है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बना लिए गए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। ये खुद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी स्वीकार कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, LNJP के अंदर, GTB के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। आप अंदाजा लगा लीजिए, मेरे ख्याल से 4 से 5 इंजेक्शन डेली जरूरत पड़ती है एक मरीज को। तो 500 के करीब मरीज हैं और 4 इंजेक्शन, 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमारे पास 400-500 इंजेक्शन। नंबर कितना है ब्लैक फंगस के मरीजों का? लगभग 500 के करीब है। ब्लैक फंगस के बीमार दिल्ली से सटे यूपी में भी काफी हैं। लखनऊ के KGMU में अब तक ब्लैक फंगस के 149 रोगी भर्ती हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 14 नए रोगी भर्ती हुए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। कल ब्लैक फंगस का कोई मरीज डिस्चार्ज नहीं हो पाया। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 20 मरीज भर्ती हैं। इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मेरठ में ब्लैक फंगस के अब तक 106 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक सिर्फ 6 लोग ही इस बीमारी को मात दे पाए हैं। अभी हमारे पास केवल ब्लैक फंगस के मरीज हैं। और कितने पेशेंट अभी एडमिट हैं? लगभग 55 मरीज भर्ती हैं अभी। उसमें कुछ कोविड पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं, लगभग आधे हैं। ब्लैक फंगस मथुरा तक पहुंच चुका है। मथुरा जिले में ब्लैक फंगस के 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें एक की मृत्यु हो चुकी है। जनपद मथुरा में अभी तक 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से एक की अभी डेथ हो चुकी है जयपुर में। बाकी जो जितने भी हमारे मरीज हैं वो लगातार कहीं ना कहीं फैसिलिटियों में भर्ती हैं। एम्स में भी भर्ती हैं हमारे कुछ मरीज, और जयपुर में भर्ती हैं, और कल एक हमारे द्वारा SN मेडिकल कॉलेज आगरा में भी भर्ती कराया गया है। जाहिर है खतरा पांव पसार रहा है, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसके नए नए रूप भी सामने आ रहे हैं। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद देश में येलो फंगस के संक्रमण की खबरें आ रही हैं। येलो फंगस का पहला मामला यूपी के गाजियाबाद से मिला। इसके साथ ही मरीज में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस भी मिले हैं, यानी तीनों तरह के फंगल इन्फेक्शन एक साथ पाए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगस पहले के दोनों वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट हैरत में हैं, क्योंकि येलो फंगस का संक्रमण इंसानों में आसानी से नहीं पनपता। ये रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जंतुओं में पाया जाता है। येलो फंगस के लक्षणों में सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख ना लगना जैसे लक्षण शामिल हैं। इसके साथ ही वजन कम होने लगना। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। इसमें खून का रिसाव सबसे घातक है। खुले घाव धीमी गति से ठीक होते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। आज तक ब्यूरो। योग गुरु बाबा रामदेव और एलोपैथी डॉक्टर्स के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत रामदेव के एक बयान से हुई। बयान में दरअसल रामदेव ने एलोपैथी को दिवालिया साइंस बताया और कहा कि एलोपैथी दवाओं से लाखों लोगों की जान चली गई। इस बयान पर IMA आग बबूला हो गया। IMA ने सरकार को रामदेव के बयान के खिलाफ चिट्ठी लिखी, जिसके बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव से बयान वापस लेने के लिए कहा। आज सुबह 1000 डॉक्टर की डेथ का इशू कोर्ट करते हुए इन्होंने उपहास उड़ाया कि जो 1000 डॉक्टर अपने आप को खुद नहीं बचा सके, वो लोगों को कैसे बचाएंगे। क्या इन्होंने कभी सोचा कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही है। हम 24-24 घंटे काम करते हैं। बाबा जी, आज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए इस टीवी डिबेट पे, लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए, मैं फिर बात करूंगा। हमें शौक है मरने का। ये धोती कुर्ता के ऊपर आप बात मत कीजिए डॉक्टर साहब। आप अपनी साइंस को सर्वशक्तिमान मत मानिए। मैं मानता नहीं।
ये सारा काम वही करूंगा तो आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? जब मैंने ये कहा कि मैंने बयान पढ़ा था और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं और मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें, क्योंकि आपके पास यदि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप कुछ बहुत ही सीरियस जो सर्जरी है उनकर को करने में एक्सपर्ट है, तो हमारे पास भी हाइपरटेंशन का परमानेंट इलाज है, उसका स्थायी सॉल्यूशन है। हमारे पास अस्थमा का, अर्थराइटिस का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का समाधान है। मैं आप अपने डॉक्टर साहिबान से पूछता हूँ, स्वामी जी क्या आपके पास में टाइप 1 डायबिटीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? मैं आपको ये कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलके, पूरे वर्ल्ड की सरकारें मिलके जो नहीं कर सकी, मेरे पास में हाइपरटेंशन का कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन है। जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर FIR लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं, और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे हैं आप चुप बैठी है। ठीक है, आराम से। When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से बराबर है, क्यों नहीं? मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना। कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस! आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है। क्या बात कर रहे हैं आदमी? आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। आप स्वामी रामदेव की जान लेना चाहते हो क्या? मेरे को सबसे बड़ा दुख आज ये पहुंचा जब आपका एक वीडियो क्लिप सुबह आया कि जब आपने कहा कि डॉक्टर टर जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचाएंगे? ये तो अशोभनीय बात करो ना, वो किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है? पूरा संदर्भ मैं 2.5 घंटे बोलता हूं, उसमें से आप भाई साहब 5 सेकंड का कोई क्लिप ले आएंगे। बाबा जी, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। सब्जेक्ट पर बात कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कोरोना के कारण से शुगर बढ़ रहा है, लोगों का बीपी बढ़ रहा है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, इम्यूनिटी डाउन जा रही है, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, आपकी बात बड़ी करता हूँ, हो रही है, आपकी बात बड़ी करता हूँ। बताइए ना जो हमारे पास उसका सोल्यूशन है, आपके पास क्या? आपकी बात बड़ी करता हूँ। आपने एक अपने वक्तव्य में कहा कि मैं सोच रहा हूँ 50,000 बेड का पतंजलि में एक बेड अस्पताल खोल दूं और मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा, प्रधानमंत्री से बात करूंगा। इसका मतलब आपके पूरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कृपया करके सारी कोविड मैनेजमेंट को आप अपने हाथ में ले लीजिए। और जहां एलोपैथी की जरूरत है, एलोपैथी से, नेचुरोपैथी से मिलकर के लोगों का भला हो जाए, तो इसमें दिक्कत क्या आपको डॉक्टर साहब? आप ये बताइए। अरे पर आप हमको क्यों? मुझे लगता है आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेंगे ना डॉक्टर साहब, तो मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बात क्या कर रहे हैं? हमारा सारा देश अनुलोम विलोम कर रहा है, योग कर रहा है, सांस रोक रहा है, पर बात सीधी सी है कि कोरोना क्यों नहीं थम रहा? बाबा रामदेव जी, कबीर हार्ट अटैक में अंजना जी मुझे बताएं, आप उसका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कराएंगी या वो जो बंदे को सांस ही नहीं आ रहा उसको कहेंगे अनुलोम विलोम करो? बाबा जी ने क्या दिया? हार्ट अटैक हुआ है, वहां कहेंगे अनुलोम विलोम करो? अरे भाई, पेशेंट इस हालत में रहता है। मैंने 10 बार कह लिया भाई, लाइफ सेविंग ड्रग्स में, सर्जरी में बहुत आगे हैं, लेकिन मैं 25 बातें कह रहा हूँ। CPR में कोई ड्रग नहीं लगती, सिर्फ चेस्ट पंप किया जाता है। जो एपिडेमिक एक्ट के अंदर कोई भी गलत फहमी, कोई भी झूठा, अगर कोई भी ऐसा बर्ताव करेगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट केस कर सकती है। ये सब बात जानने के बाद में इन्होंने वो स्टेटमेंट वापस लिया है। ये तो दोनों स्टेटमेंट देखो कैसे थे, और आज क्या बोल रहे? उस दिन बोलने का था ना, खिलवाड़ किया, ये किया, वो किया। आज बोलते हैं मैं मानता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इमरजेंसी दवाई में एलोपैथी मानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। अरे आज वो टाइम क्या सोए थे क्या? तो आप भी तो मान लो,
आप भी तो मान लो मेरे भाई साहब, ले लीजिए। मेरे को कोई आपने जो मेरे को एलोपैथी के बारे में बोला है उसके बारे में बात करिए। मेरे को दूसरा कोई सुनना नहीं है, दूसरा कोई बोलना नहीं है। बाकी जब डिबेट मेरे पास आ जाओ, आपका 1 महीने में मैं 15 किलो वजन कम करके और आपको योग आयुर्वेद का भक्त बना करके भेजूंगा। हम लोग कोई टॉलरेट नहीं करेंगे, ये चीज टॉलरेट नहीं। प्रणाम। ऑल ओवर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जाएंगे हम लोग, बिल नहीं बनेगा। हम लोग जाएंगे, जिधर जाना है उधर जाएंगे। मिलकर के काम करते, मिलकर के काम करते। इतना गुस्सा मत हो, थोड़ा शीतली शीतकारी कर लो। देखो ऐसे आप गलत रोड के ऊपर मत लेके जाइए। आप जिस दिन जो बात किया था उसके लिए बात करना, थोड़ा ब्राह्मणी उद्गीत कर लो। का मुझे कोई बात नहीं करना है। अब जो स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है लोगों का, और स्ट्रेस मत बढ़ाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं। आपको मुझे सिखाने का जरूरत नहीं है, वो मैं सब समझता हूँ। आप हमको डाइवर्ट मत करिए, मैं सब समझता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बालक से भी सीख सकते हैं, आप मुझे सिखाएंगे तो मैं तो आपसे भी सीख लूंगा। हाँ सिखाऊंगा आपको, आपको सब डॉक्टर साहब बीपी बढ़ जाएगा, अभी बढ़ जाओगे कुर्सी से, दिक्कत हो जाएगी। अभी आपके इंटेलिजेंस नहीं है। कोरोना बेहद खतरनाक है, लेकिन इतने कड़वे अनुभवों के बावजूद भी लोग सीखने को तैयार नहीं है। वो तब तक घरेलू इलाज का सहारा लेते हैं जब तक कि मामला हाथ से ना निकल जाए। देखिए उत्तरकाशी के मनेरी गांव से ऐश्वर्या पारीवाल की ये रिपोर्ट। डॉक्टर जान बचाते हैं। जब जान जोखिम में हो तो अस्पताल जिंदगी का आखिरी सहारा होते हैं, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों को लेकर यह विश्वास देखिए। जब उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, वो खुद कह रहे थे कि मेरे को अब बुखार नहीं है, मेरा सिर्फ शरीर भारी भारी हो रहा है। फिर खांसी हो रही थी उनको तेज, तो हमने कहा खांसी हो रही है ज्यादा तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो बल्कि मना कर रहे थे, नहीं जाना चाह रहे थे कि नहीं वो मेरे को मार देंगे। और डर के मारे, कुछ तो डर के मारे ही घबरा गए कि वो, हाँ सब मतलब सब कह रहे हैं, आसपास सब लोग कह रहे हैं कि मतलब वहाँ कुछ इलाज नहीं हो रहा, वो सिर्फ मार दे रहे हैं बस। पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो सिर्फ मार रहे हैं। उत्तरकाशी के मनेरी गांव में इस परिवार ने कुछ दिन पहले ही कोविड से अपनी 62 साल की मां अत्रा देवी को खोया है। पूरा परिवार एक सुर से आरोप लगा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही ने उनकी मां को छीन लिया। इतना एटीट्यूड, वो बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, रात भर मेरी माँ तड़पती रही। सुबह के टाइम पे वो डॉक्टर जब 8 बजे राउंड पे आया तो मैंने हाथ तक जोड़े डॉक्टर के पास। मैंने कहा मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सीरियस है सर, आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। पर डॉक्टर ने आने का नाम लिया, पूरे हॉस्पिटल में पहले घूम कर रहा। फिर बाद में 1:30 बजे आया डॉक्टर वहाँ, जब मेरी मम्मी की बहुत कंडीशन खराब हो चुकी थी। और जैसे आईसीयू में ले जाए, मेरी मम्मी ने दम तोड़ दिया। ना ही उसे कोई इंजेक्शन लगा, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया, और ना ही उसे वेंटिलेटर पे रखा गया। मैं अपनी मदर को देहरादून से, दिल्ली से, मुंबई सब जिले से सक्षम हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि पहले आप जो है देहरादून में पता करो कि अब बेड खाली कि नहीं है। मैं देहरादून में मेरे कोई इतना बड़ा रिश्तेदार है कि मैं फोन करूँ कि एम्स में लगे, किसी में सिनर्जी में लगे, मेरा कोई बेड खाली गया, तो मैं मेरे हाथ काट के लिखवाया गया कि नहीं ये तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा मैं ले जाना चाहता हूँ, तो पहले वो बेड की वो रिकॉर्डेशन लाओ। तो वो कहाँ से लाऊं मैं? उत्तरकाशी में 66 कंटेनमेंट जोन है। कोई भी गांव ऐसा नहीं जहां कोरोना से किसी की मौत ना हुई हो। लेकिन गांव वालों से बातचीत में हमने पाया कि लोग बीमारी के बावजूद शुरुआती इलाज में घरेलू नुस्खों का सहारा ले रहे थे। मामला बिगड़ने पर ही अस्पताल का रुख किया। इस महिला ने कोविड से अपनी 35 साल की बेटी को खो दिया। उसे बुखार, सर्दी, खांसी हुई थी, लेकिन काफी दिनों तक बेटी का घरेलू इलाज ही चलता रहा। चाय दी थी, वो तुलसी डाली थी, हमने बोला किसने ना तुलसी डालो, भाप लगाओ, लगाई हमने, भाप लगाई, तुलसी को ये भी दिया, उसको जैसे गिले का पानी है ना वो भी दिया था, कुछ नहीं हुआ, ना कुछ नहीं हुआ, वो भी दिया था। उत्तरकाशी से 14 किलोमीटर दूर मनेरी गांव में कोविड की वजह से मौतें तो कई हुई हैं, लेकिन परिवारजन इस बात को अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वो मौत कोविड की वजह से हुई। शुरुआती दौर में जब लोगों को खांसी, बुखार, जुकाम इस तरीके के लक्षण दिखे तो गांव वालों ने अपने ही तरीके अपनाए, अपने ही नुस्खे अपनाए। कहीं पे तुलसी की चाय दी गई तो कहीं पे पैरासीटामोल खाकर बुखार को कम करने की कोशिश। लेकिन एक एक करके जब परिवार के लोग अस्पताल जाके कोविड पॉजिटिव होने की वजह से मरने लगे
तब गांव वालों को एहसास हुआ कि कोविड उनके घर तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी कई गांव वालों का यही मानना है कि क्योंकि पहाड़ों में रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है और कई गांव वाले अभी भी घरेलू नुस्खे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि कोविड उनको नहीं छू सकता क्योंकि वो पहाड़ों में रहते हैं और कोविड अभी भी कई लोगों के मुताबिक शहर की बीमारी है। श्वेता पालीवाल, आज तक के लिए मनेरी से कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ। तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि जुलाई से सितंबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। मुंबई में जून से लेकर सितंबर तक बारिश का मौसम रहता है। इस दौरान बच्चों को सर्दी खांसी की शिकायतें काफी होती हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बच्चों को मानसून से पहले फ्लू की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। कोरोना के और मानसून में होने वाले फ्लू के लक्षण काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सिफारिश की है कि राज्य के सभी बच्चों को मानसून से पहले फ्लू का वैक्सीन लगवाया जाए, क्योंकि मानसून आने पर फ्लू के केस बढ़ेंगे। कोरोना और फ्लू दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को तनाव हो सकता है। इस पर मेडिकल एक्सपर्ट से हमने बात की। इन्फ्लुएंजा ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसके काफी सारे लक्षण कोविड बीमारी के जैसे ही होते हैं। कई बार बच्चों को ये पाया गया है कि कोविड के साथ में इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। तो इसके लिए जब बच्चे हमारे पास आते हैं बुखार या खांसी या सर्दी के साथ, तो कई बार ये तय करना मुश्किल है कि इसको इन्फ्लुएंजा है या फिर कोविड है। तो ऑब्वियसली इसके लिए हम RT-PCR और उस तरह के टेस्ट भेजते हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क यह है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बच्चों में उपलब्ध है। इसलिए जितना हो सके सभी बच्चों को जो 6 महीने की उम्र से ज़्यादा है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देना ज़रूरी है। इससे बच्चों को इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट काफ़ी सारा प्रोटेक्शन मिलता है। डॉक्टर सुरेश बिराजदार के मुताबिक 6 महीने से ऊपर के सभी बच्चों को फ्लू की वैक्सीन दी जानी चाहिए। डॉक्टरों का ये भी मानना है कि जिन बच्चों को सांस लेने से जुड़ी हुई और अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, उन्हें फ्लू का वैक्सीन लगवाने से फायदा होगा। लेकिन ये न समझे कि इससे कोरोना से बचाव हो जाएगा। अखिल भारतीय बाल रोग तज्ञ की जो संस्था है, जिसे हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहते हैं, उन्होंने गए 4-5 साल से हर बच्चे को और खास करके 5 साल से कम आयु के बच्चे को हर साल फ्लू का टीका लगाना आवश्यक समझा है और उसकी रिकमेंडेशन हमारे मेंबर्स को दी हुई है। अब ये भी समझना चाहिए कि फ्लू में बच्चे को खांसी सर्दी बुखार होता है, जो कि आज की तारीख में जो महामारी चल रही है कोविड-19 उससे मिलता जुलता है। लेकिन फ्लू का टीका लगाने से खाली फ्लू से हमको बच सकते हैं, हम बच्चे को कोविड से नहीं बचा सकते हैं। कोविड से बचाने के लिए बच्चे को कोविड का टीका लगाना जरूरी पड़ेगा और उसके लिए रिसर्च हो रही है। जब बच्चे लोग के लिए कोविड का टीका आ जाएगा, जब हम बच्चे को कोविड का टीका लगाएंगे, लेकिन तब तक हम बच्चे को खांसी सर्दी बुखार से फ्लू से नहीं होने के लिए हम उसे फ्लू का टीका लगा के बचा सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक माँ बाप बच्चों के पीडियाट्रिशियन से सलाह लेकर उसे फ्लू का टीका लगवा सकते हैं। डॉक्टरों की ये भी सलाह है कि मानसून के दौरान अभिभावक बच्चों के हाइजीन का खास ख्याल रखें। फिलहाल मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो टास्क फोर्स की सलाह पर गौर करेंगे। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।